नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास के एक बहुत ही अहम मोड़ पर बात करेंगे। एक ऐसा आंदोलन जिसने स्वतंत्रता संग्राम की पूरी दिशा ही बदल दी, असहयोग आंदोलन। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि भी ये आंदोलन क्यों शुरू हुआ, कैसे ये इतना फैला और फिर अचानक रुका क्यों। जरा सोचिए, वो 1919-20 का समय। गांधी जी भारत आ चुके हैं, सत्य अहिंसा इनकी बातें हो रही हैं, लेकिन माहौल बहुत गर्म है। एक तरफ रॉलेट एक्ट आ गया है, वो बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील वाला कानून, और फिर जलियांवाला बाग, वो भयानक नरसंहार। क्या यही वो वजहें थीं? क्या इन्होंने ही पूरे देश को असहयोग के लिए एक तरह से मजबूर कर दिया? हाँ, बिल्कुल। 1919 का साल जो था वो एक तरह से टर्निंग पॉइंट था, कह सकते हैं। रॉलेट एक्ट ने तो सीधे सीधे लोगों के जो नागरिक अधिकार थे उन पर हमला किया, और जलियांवाला बाग ने उसने तो ब्रिटिश हुकूमत का सबसे क्रूर, सबसे भयानक चेहरा दुनिया के सामने ला दिया। अमृतसर में बैसाखी का दिन और निहत्ती भीड़ पर जनरल डायर का वो गोली चलवाना, उसने तो सच में पूरे देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया था। तो हाँ, ये वो चिंगारियां थीं जिन्होंने असहयोग आंदोलन की आग को भड़काया। तो आज हम इसी आग की तपिश को, इसकी गहराई को महसूस करने की कोशिश करेंगे। समझेंगे कि ये असहयोग असल में इसका मतलब क्या था, किन कारणों ने इसे जन्म दिया, लोग कैसे जुड़े इससे, क्या क्या कार्यक्रम अपनाए गए, और सबसे अहम सवाल, जब यह आंदोलन बिल्कुल अपने चरम पर था तो अचानक इसे वापस क्यों ले लिया गया। चलिए इस पूरे घटनाक्रम को अब परत दर परत खोलकर देखते हैं। शुरुआत करते हैं इसी शब्द से, असहयोग। सुनने में तो लगता है कि भाई साथ मत दो, लेकिन एक राष्ट्रीय आंदोलन के तौर पर इसका क्या मतलब था? क्या सिर्फ अंग्रेजों से बातचीत बंद कर देनी थी? नहीं नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा था, कहीं ज्यादा व्यापक था। इसका सीधा मतलब था कि भाई ब्रिटिश सरकार और उसकी जितनी भी संस्थाएं हैं उनके साथ किसी भी तरह का तालमेल, कोई सहयोग बिल्कुल बंद कर देना। इसमें जैसे सरकारी उपाधियां लौटाना, अच्छा। हाँ, सरकारी नौकरियों से इस्तीफा देना, जो सरकारी स्कूल कॉलेज थे उनका बहिष्कार करना, अदालतों का बहिष्कार, यहाँ तक कि जो सरकारी समारोह होते थे उनमें भी शामिल ना होना। ये एक तरह से कह लीजिए कि ब्रिटिश राज का जो पूरा ढांचा था उसको शांतिपूर्ण तरीके से नकार देना था। यानी अंग्रेजों ने जो सिस्टम बनाया उसे ही मानने से इनकार कर देना। ये तो बहुत ही बड़ा कदम था। आपने रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग का जिक्र किया। क्या ये दो ही मुख्य वजहें थीं या पृष्ठभूमि में कुछ और भी पक रहा था? देखिए, वो दो घटनाएं तो तात्कालिक थीं और बहुत शक्तिशाली कारण थीं। उन्होंने गुस्से को एकदम उबाल पर ला दिया। हाँ। लेकिन हाँ, जमीन तो पहले से तैयार हो रही थी। एक और बड़ा मुद्दा था उस वक्त, खिलाफत का। जो पहला विश्व युद्ध हुआ उसमें तुर्की हार गया, तो अंग्रेजों ने वहां के जो खलीफा थे, हाँ। जिन्हें दुनिया भर के सुन्नी मुसलमान अपना धार्मिक और आध्यात्मिक प्रमुख मानते थे, उनकी सत्ता, उनका सम्मान, उसे खत्म करने का फैसला किया। अब इससे भारत के मुसलमान बहुत ज्यादा नाराज थे, चिंतित थे। और गांधी जी ने इसे कैसे देखा, मतलब इस मुद्दे को आंदोलन से कैसे जोड़ा? गांधी जी ने इससे हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने का और जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसका जनाधार बढ़ाने का एक बहुत सुनहरा अवसर माना। उन्हें लगा कि अगर कांग्रेस मुसलमानों के इस अहम धार्मिक मुद्दे का समर्थन करती है तो दोनों समुदाय ज्यादा ताकत से मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ सकते हैं। और इसके साथ साथ देखिए, युद्ध के बाद महंगाई बहुत बढ़ गई थी, टैक्स बहुत भारी थे, अंग्रेजों की नीतियां लगातार दमनकारी थी ही। ये सब मिलकर आम जनता में एक भयंकर असंतोष पैदा कर रहे थे। मतलब एक विस्फोटक मिश्रण तैयार हो चुका था। अच्छा। तो ये सारे कारण एक साथ आ गए, राजनीतिक दमन भी, धार्मिक भावनाएं भी, आर्थिक मुश्किलें भी, और फिर आंदोलन की शुरुआत हुई। इसकी औपचारिक घोषणा कैसे हुई? क्या कोई मीटिंग हुई? जबरदस्त बहसें हुईं। कुछ नेताओं को आशंकाएं भी थीं कि भाई ये चलेगा या नहीं, लेकिन गांधी जी का प्रभाव, उनके तर्क, उनके चलते असहयोग का प्रस्ताव पास हो गया। पास हो गया। लेकिन इसे पूरी तरह से लागू करने का, आधिकारिक बनाने का फैसला कब हुआ? वो हुआ दिसंबर 1920 में। नागपुर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन था। वहां इस प्रस्ताव को भारी बहुमत से स्वीकार कर लिया गया और इसे कांग्रेस का आधिकारिक कार्यक्रम बना दिया गया। और हाँ, एक बात बिल्कुल साफ कर दी गई और इस पे बहुत जोर दिया गया कि पूरा आंदोलन सख्ती से अहिंसक रहेगा। सत्य और अहिंसा, यही इसके मूल मंत्र होंगे। किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
ये बिल्कुल स्पष्ट था। यहाँ से बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। अब कागज पर प्रस्ताव पास करना तो एक बात है, लेकिन उसे पूरे देश में फैलाना, लाखों लोगों तक पहुंचाना, उन्हें सक्रिय करना, ये बिल्कुल दूसरी बात है। लोगों ने इसमें भाग कैसे लिया, क्या-क्या तरीके अपनाए गए थे? देखिए, कार्यक्रम बहुत सोच समझकर और एक तरह से कहें तो चरणबद्ध तरीके से बनाया गया था। पहला कदम था प्रतीकात्मक विरोध। लोगों से अपील की गई कि वे अंग्रेज सरकार से मिली जो भी उपाधियां हैं, पदवी हैं, सम्मान है, वो लौटा दें। ये दिखाने के लिए कि भाई हमें अब ब्रिटिश सत्ता के दिए इन तमगों की कोई कद्र नहीं है। गांधी जी ने खुद पहल की। उन्होंने अपनी केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी। वो उन्हें दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवा के लिए मिली थी। अच्छा। हाँ, और याद होगा, रविंद्रनाथ टैगोर तो पहले ही जलियांवाला बाग के विरोध में अपनी नाइटहुड लौटा चुके थे। हाँ, बिल्कुल, ये वाकई बहुत शक्तिशाली प्रतीक रहे होंगे। जब इतने बड़े नाम ऐसा करते हैं तो आम लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। अच्छा, शिक्षा और कानून के मोर्चे पर क्या हुआ? वहाँ क्या प्रतिक्रिया थी? वहां भी जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई थी। हजारों की संख्या में छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूल और कॉलेज छोड़ दिए। हजारों ने? हाँ, हजारों ने। ये एक बहुत बड़ा कदम था उनके लिए, क्योंकि ये उनके भविष्य का सवाल था। फिर उनके लिए विकल्प के तौर पे काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ जैसे राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना भी की गई, ताकि पढ़ाई जारी रह सके। इसी तरह देश के कई बहुत नामी, बहुत सफल वकील, उन्होंने अपनी चलती हुई प्रैक्टिस छोड़ दी। मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, जिन्हें देशबंधु भी कहते हैं, वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी जैसे कितने ही दिग्गज इसमें शामिल थे। ये सोचना भी मुश्किल है। ये सिर्फ अपनी आमदनी छोड़ना नहीं था, बल्कि समाज में जो उनका एक रुतबा था, जो पहचान थी, उसे भी दांव पर लगाना था। ये व्यक्तिगत स्तर पर बहुत बड़े त्याग थे। ये तो हुए पढ़े लिखे और प्रतिष्ठित वर्ग की बात। आम जनता कैसे जुड़ी? किसान, मजदूर, औरतें, वो इस आंदोलन से कैसे जुड़े? हाँ, यहीं पर यह आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन बना। आम लोगों के स्तर पर जो सबसे प्रभावी कार्यक्रम रहा वो था विदेशी कपड़ों का बहिष्कार। और ये सिर्फ अंग्रेजों को आर्थिक चोट पहुंचाने की बात नहीं थी, ये स्वाभिमान का, आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन गया था। जगह जगह विदेशी कपड़ों के ढेर लगाकर उनकी होली जलाई जाने लगी। आप कल्पना कीजिए उन दृश्यों की। हाँ, इसके साथ ही स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया गया, खासकर हाथ से कते और बुने हुए कपड़े यानी खादी पर। चरखा और खादी, हाँ, जो बाद में स्वतंत्रता संग्राम के इतने बड़े प्रतीक बन गए। बिल्कुल, चरखा घर घर कोनच गया। वो सिर्फ धागा काटने का एक उपकरण नहीं रहा, वो अंग्रेजी राज से आर्थिक और मानसिक मुक्ति का, आत्मनिर्भरता का और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बन गया। इसके अलावा जो विदेशी सामान बेचने वाली दुकानें थीं और खासकर शराब की दुकानें, उन पर धरने दिए गए। और ये धरने अक्सर महिलाएं आयोजित करती थीं। ये बहुत बड़ी बात है। महिलाएं? हाँ, महिलाएं। वो दुकानों के बाहर शांति से बैठ जाती और लोगों से अपील करती कि भाई सामान मत खरीदो, शराब मत पियो। ये अपने आप में एक क्रांतिकारी बदलाव था कि महिलाएं घरों की चार दीवारी से निकलकर सार्वजनिक रूप से आंदोलन में इतनी सक्रिय भूमिका निभा रही थी। यानी आर्थिक बहिष्कार और सामाजिक सुधार दोनों पहलू साथ साथ चल रहे थे। व्यापारी वर्ग का क्या रुख रहा है? क्या उन्होंने साथ दिया? हाँ, व्यापारी समुदाय के भी एक बड़े हिस्से ने आंदोलन का जबरदस्त समर्थन किया। कई व्यापारियों ने विदेशी माल का आयात करना बंद कर दिया, उसे बेचना बंद कर दिया। उन्होंने कोशिश की कि स्वदेशी वस्तुओं का उत्पादन बढ़े, उनकी बिक्री बढ़े। बेशक इसमें उन्हें आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा होगा, लेकिन वो राष्ट्रीय भावना उस समय बहुत प्रबल थी। तो ये एक तस्वीर उभर रही है कि समाज का लगभग हर तबका, छात्र, वकील, किसान, महिलाएं, व्यापारी, किसी न किसी रूप में इस आंदोलन से जुड़ रहा था। ये वाकई अभूतपूर्व रहा होगा उस समय के हिसाब से। निश्चित रूप से यही इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत थी और सबसे बड़ी खासियत भी। किसानों ने इसे अपने ऊपर जो भारी लगान थे, जमींदारों का जो शोषण था, उसके खिलाफ आवाज उठाने का जरिया बनाया। छात्र राष्ट्रीय शिक्षा के सपने के साथ जुड़ गए। महिलाएं सामाजिक बुराइयों और विदेशी हुकूमत दोनों के खिलाफ सड़कों पर उतरी। व्यापारी वर्ग ने आर्थिक मोर्चे पर साथ दिया। ये शायद पहली बार था जब कांग्रेस के नेतृत्व में इतने बड़े पैमाने पर देश के कोने कोने से
आम लोग राष्ट्रीय आंदोलन का सक्रिय हिस्सा बने थे। इसने सही मायनों में कांग्रेस को कुछ गिने चुने शहरी बुद्धिजीवियों की पार्टी से निकालकर एक अखिल भारतीय जन संगठन बना दिया। सब कुछ इतने जोरों पर था, पूरा देश आंदोलित था, अंग्रेज सरकार पर यकीनन भारी दबाव बन रहा होगा। फिर ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ कि यह आंदोलन अचानक रोक दिया गया, वो भी तब जब शायद ये अपने चरम पर पहुंच रहा था? यहीं इस कहानी में एक बहुत दुखद और विवादास्पद मोड़ आता है। तारीख थी 4 फरवरी 1922। जगह थी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का एक छोटा सा कस्बा चौरी चौरा। वहां असहयोग आंदोलन के समर्थन में लोग एक जुलूस निकाल रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से। स्थानीय पुलिस के साथ उनकी कुछ कहासुनी हो गई, कुछ झड़प हुई, बात बढ़ी और पुलिस ने जुलूस पर गोली चला दी, जिसमें कुछ प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। ओह! और उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद भीड़ का गुस्सा भड़क उठा, वो बेकाबू हो गई। बदले की भावना में, गुस्से में उत्तेजित भीड़ ने पुलिस थाने पर हमला कर दिया और उसमें आग लगा दी। थाने में उस समय जो पुलिसकर्मी मौजूद थे, करीब 22 लोग, वो बाहर नहीं निकल पाए। इस भयानक घटना में वो 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। हे भगवान! ये तो बहुत ही हिंसक और दर्दनाक घटना थी। और जब ये खबर गांधी जी तक पहुंची, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? गांधी जी इस खबर से स्तब्ध रह गए। उन्हें बहुत गहरा सदमा लगा। देखिए, उनका पूरा आंदोलन, उनका पूरा दर्शन ही सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर टिका था। चौरी चौरा की ये घटना उनके लिए इस बात का संकेत थी कि आंदोलन हिंसक रास्ते पर जा रहा है, कि लोग अभी अहिंसा के अनुशासन को पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं, अपना नहीं पाए हैं। उन्हें डर था कि अगर ये हिंसा फैली तो अंग्रेज सरकार को बेरहमी से दमन करने का एक खुला बहाना मिल जाएगा और आंदोलन का जो नैतिक आधार है वही खत्म हो जाएगा। हाँ, ये उनके लिए अपने सिद्धांतों का संकट बन गया होगा। तो उन्होंने क्या फैसला किया फिर? उन्होंने एक बहुत बड़ा और बहुत कड़ा फैसला लिया। उन्होंने तत्काल प्रभाव से असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी। 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई और औपचारिक रूप से आंदोलन स्थगित कर दिया गया। ये फैसला तो यकीनन चौंकाने वाला रहा होगा, खासकर उन लाखों लोगों के लिए जो पूरे जोश के साथ आंदोलन में लगे थे। इसके परिणाम क्या हुए फिर? क्या ये आंदोलन पूरी तरह से नाकाम माना गया? देखिए, अगर हम तात्कालिक लक्ष्य देखें, यानी 1 साल के भीतर स्वराज हासिल करना, तो हाँ, वो लक्ष्य तो हासिल नहीं हुआ। इस लिहाज से आंदोलन को सफल नहीं कहा जा सकता। लेकिन इसके जो दूरगामी परिणाम हुए वो बहुत गहरे और बहुत महत्वपूर्ण साबित हुए। पहली बार ब्रिटिश साम्राज्य ने इतने बड़े, इतने संगठित और देशव्यापी जन आंदोलन का सामना किया था। उनकी जड़ें हिल गई थीं। उन्हें ये एहसास हो गया था कि भाई, भारत पर अब पहले की तरह आसानी से शासन नहीं किया जा सकेगा। और राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर इसका क्या असर पड़ा? राजनीतिक रूप से देखें तो गांधी जी देश के सर्वमान्य और सबसे बड़े नेता के रूप में स्थापित हो गए। उनकी अपील अब सिर्फ शहरों या पढ़े लिखे लोगों तक सीमित नहीं रही, बल्कि गांव-गांव तक, आम आदमी तक पहुंच गई। कांग्रेस का संगठन बहुत मजबूत हुआ। उसकी शाखाएं दूर दराज के इलाकों तक फैलीं। और शायद सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि स्वदेशी का, बहिष्कार का और अहिंसक सत्याग्रह का जो विचार था, वो भारतीय जनता के मन में, मानस में गहराई तक बैठ गया। इसने भविष्य के जो स्वतंत्रता संघर्ष हुए, उनके लिए एक बहुत मजबूत नींव तैयार की। लोगों में एक नया आत्मविश्वास आया। लेकिन जैसा आपने कहा, ये फैसला विवादास्पद था। मतलब क्या गांधी जी के आंदोलन वापस लेने के फैसले से सभी सहमत थे? इसकी आलोचना भी हुई होगी। बिल्कुल सहमत नहीं थे, बल्कि बहुत से बड़े नेता इस फैसले से सख्त नाराज थे, निराश थे। इनमें मोतीलाल नेहरू, CR दास, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग भी शामिल थे, जो उस समय युवा थे। उनका मानना था कि जब आंदोलन अपने चरम पर था, जनता का मनोबल इतना ऊंचा था और अंग्रेज सरकार दबाव में थी, तब किसी एक जुगा हुई हिंसक घटना के कारण पूरे देश के आंदोलन को रोक देना, ये एक बहुत भारी रणनीतिक भूल थी। इसे हिमालयन ब्लंडर तक कहा गया। अच्छा, तो आलोचना के मुख्य तर्क क्या थे? लोग क्या कह रहे थे? सबसे बड़ा तर्क तो यही था कि इस तरह अचानक आंदोलन वापस लेने से लोगों में घोर निराशा फैली। जो एक जोश बना था, वो ठंडा पड़ गया। कई लोगों को लगा कि गांधी जी ने आज़ादी हासिल करने का, या कम से कम अंग्रेजों से बड़ी रियायतें लेने का एक सुनहरा मौका, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी गंवा दिया। एक आलोचना ये भी की जाती है कि आंदोलन का असर और लोगों की भागीदारी पूरे देश में एक समान नहीं थी।
ये शहरों और कस्बों में ज्यादा मजबूत था, जबकि कई ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में इसका प्रभाव उतना नहीं था, सीमित था। इसे आंदोलन का असमान भौगोलिक विस्तार या शहरी ग्रामीण असंतुलन भी कहा जा सकता है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग जैसे दमन ने असहयोग की जमीन तैयार की, फिर कैसे उपाधियां लौटाने, स्कूल कॉलेज और अदालतों के बहिष्कार, विदेशी कपड़ों की होली जलाने और स्वदेशी, खासकर खादी और चरखे को अपनाने जैसे कार्यक्रमों ने इसे एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन का रूप दिया। समाज का लगभग हर वर्ग इससे किसी न किसी तरह जुड़ा और अंत में कैसे चोरी चौरा की एक हिंसक घटना ने गांधी जी को इसे वापस लेने पर मजबूर कर दिया। हाँ बिल्कुल, इसके नतीजों को हम सिर्फ काले और सफेद में नहीं देख सकते हैं। तात्कालिक लक्ष्य भले ही पूरा न हुआ हो और आंदोलन वापस लेने पर काफी बहस और निराशा भी हुई, ये सच है, लेकिन इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के चरित्र को हमेशा के लिए बदल दिया। इसने दुनिया को दिखाया कि भारत की निहत्थी जनता भी अगर संगठित हो जाए तो अहिंसा के रास्ते पर चलकर दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को चुनौती दे सकती है, उसे हिला सकती है। इसने भविष्य के आंदोलनों जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, इनके लिए जमीन तैयार की और लोगों को संघर्ष के लिए प्रशिक्षित भी किया। सचमुच भारतीय इतिहास का एक ऐसा अध्याय जिससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है, समझा जा सकता है। और यही एक जरूरी सवाल उठता है जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए कि किसी बड़े और नैतिक लक्ष्य जैसे कि आज़ादी थी, उसे हासिल करने की प्रक्रिया में अपने मूल सिद्धांतों जैसे यहाँ अहिंसा का सिद्धांत था, उस पर अडिग रहना कितना जरूरी है। और क्या कभी ऐसी स्थिति आ सकती है जब तात्कालिक सफलता पाने के लिए या आंदोलन को बचाने के लिए उन सिद्धांतों से थोड़ा समझौता करना जायज हो? गांधी जी का फैसला नैतिक रूप से तो शायद श्रेष्ठ था, पर क्या वो रणनीतिक रूप से भी उतना ही सही था? या क्या कभी-कभी मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ते की शुद्धता से थोड़ा हटना पड़ता है? इन सवालों पर विचार करने से शायद हमें नेतृत्व, जनांदोलनों की नैतिकता और सफलता की जो जटिलताएं हैं, उन्हें समझने में कुछ और मदद मिले।